ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 221। सभी के हैरान चेहरों के बीच सृष्टि कपूर धीरे धीरे अर्जुन कपूर के पास चली आई और जोर से घोषणा की। कपूर परिवार? ओह नहीं, मेरा मतलब है मेरी विदेशी संपत्ति। आज से मैं इसे बिना किसी शर्त के अर्जुन कपूर को सौंप रही हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे कपूर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना होगा। जिस संपत्ति की कुल कीमत लगभग 6 अरब थी, सृष्टि कपूर ने उसे बस ऐसे ही अर्जुन कपूर को दे दिया। आखिर इसका क्या मतलब था? सृष्टि कपूर की सोच। सृष्टि कपूर ने अपनी बात खत्म की और फिर स्वाभाविक रूप से अर्जुन कपूर के पीछे खड़ी हो गई। 6 अरब की संपत्ति कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर के बढ़ते कद को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अगर वह अर्जुन कपूर जैसे वटवृक्ष के नीचे रह सकती हैं तो ये 6 अरब कुछ भी नहीं। इस संपत्ति को सौंपना सिर्फ उनकी निष्ठा को साबित करने का तरीका था। विजय कपूर का गुस्सा। सृष्टि कपूर, तुमने हमें धोखा दिया और इस जानवर का साथ दिया। ये घिनौना है। विजय कपूर ने गुस्से से अपनी ही पोती को फटकारा। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सही कर दूं। सृष्टि कपूर पहले से ही मेरी तरफ थी। आज तो वह सिर्फ आधिकारिक रूप से मेरे पास वापस आई हैं। अर्जुन कपूर ने विजय कपूर को देखकर हल्की मुस्कान दी। तुमने क्या कहा? सृष्टि कपूर शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी। धत्तेरी की, ये कैसे हो सकता है? इस पल कपूर परिवार के लोग पूरी तरह से ढह गए। तो इसका मतलब था कि उनके भीतर ही अर्जुन कपूर के लिए काम करने वाला कोई था। अब समझ में आया कि वे हर बार हारते क्यों गए। कपूर परिवार की हताशा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विजय कपूर गुस्से में कांपने लगे। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने जिस सृष्टि कपूर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वह पहले से ही अर्जुन कपूर के साथ मिलकर खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य जलन में डूबे हुए थे। सृष्टि कपूर पर क्रोधित होने के बजाय कपूर परिवार के कई लोग अब जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि सृष्टि कपूर ने सही निर्णय लिया था। अब वही विजेता थी, जबकि बाकी परिवार पराजित और 4 अरब से अधिक के कर्ज में डूबे हुए थे। हारने वालों को विजेताओं पर हंसने का कोई हक नहीं होता। कपूर परिवार की विनती। ठीक है, अब कर्ज चुकाने की बारी आ गई है, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। कपूर परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। चाहे जो हो जाए, वे 4 अरब से अधिक नहीं चुका सकते थे, लेकिन अगर वे भुगतान नहीं करते तो अर्जुन कपूर उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। अब क्या किया जाए? अंजलि कपूर की याचना। अंजलि कपूर सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली थी। वह सीधे अर्जुन कपूर के सामने आए और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें हैदराबाद के रेड्डी परिवार को खुश करने के लिए तुम्हारा बलिदान नहीं देना चाहिए था। हमने गलत किया, कृपया वापस आओ, हमसे नाता मत तोड़ो। कपूर परिवार में वापस आ जाओ। कपूर परिवार का पाखंड उजागर। इस पल अंजलि कपूर रोते हुए अर्जुन कपूर से प्रार्थना कर रही थी। ये वही अंजलि कपूर थी जिसने कुछ महीने पहले ठंडे स्वर में अर्जुन कपूर को कपूर परिवार से बाहर कर दिया था। आज वही अंजलि कपूर रो रोकर विनती कर रही थी। अगर अंजलि कपूर को पहले से पता होता कि अर्जुन कपूर इतना शक्तिशाली बन जाएगा, तो वह उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती, उसकी तारीफों के पुल बांधती और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करती। अन्य सदस्य भी घुटनों पर गिर गए। गुडोंग गुडोंग। जैसे ही अंजलि कपूर ने घुटने टेके, रवि कपूर, चेतना कपूर और अन्य लोग भी अर्जुन कपूर के सामने घुटनों पर बैठ गए। अर्जुन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, कृपया वापस आओ। हम अंधे थे जो तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन एक सच्चे राजा का दिल बड़ा होता है। हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो और परिवार में लौटाओ। अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया। अर्जुन कपूर की आंखों में हल्की हंसी झलकी। कुछ महीने पहले जब उसने कपूर परिवार से नाता तोड़ा था, तब ये लोग घमंड में चूर थे। आज वही लोग रो रोकर उसके सामने भीख मांग रहे थे। वाह, इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ होती है। विजय कपूर का दिल बैठ गया। विजय कपूर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अर्जुन कपूर को हमेशा एक साधारण, महत्वहीन आदमी माना था। आज वही अर्जुन कपूर एक विशाल वृक्ष बन चुका था। इस सच्चाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन कपूर की अंतिम घोषणा। अपने फालतू सपनों से बाहर आ जाओ। मैंने कपूर परिवार से नाता तोड़ दिया है और इस जन्म में कभी वापस नहीं आऊंगा। कपूर परिवार का अंतिम विनाश। अर्जुन कपूर के इन शब्दों के साथ कपूर परिवार के सदस्यों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। विजय कपूर की आंखों में निराशा भर आई। हमारा कपूर परिवार अब खत्म हो गया। अब से मुंबई में कोई धनवान कपूर परिवार नहीं रहेगा।
विजय कपूर ने गहरी आह भरी और पूरी तरह टूट गए। लेकिन तभी, कौन कहता है कि कपूर परिवार खत्म हो गया? जब तक मैं हूं, कपूर परिवार कभी खत्म नहीं होगा। बाहर से एक गंभीर और शक्तिशाली आवाज आई। अध्याय 222। जैसे ही यह शब्द गिरे, बाहर से एक समूह धीरे धीरे चलता हुआ आया। इस समूह का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि प्रिया रेड्डी, यानी हैदराबाद के रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी बेटी कर रही थी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कपूर परिवार कभी समाप्त नहीं होगा। ये शब्द प्रिया रेड्डी ने ही कहे थे। कपूर परिवार को एक नई आशा। प्रिया रेड्डी को देखते ही विजय कपूर, जो पूरी तरह निराश हो चुके थे, और पूरे कपूर परिवार के चेहरे खुशी से चमक उठे। यहाँ तक कि अंजलि कपूर, चेतना कपूर और अन्य लोग, जो कुछ देर पहले अर्जुन कपूर के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांग रहे थे, वे भी खड़े हो गए। रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी बेटी खुद यहाँ आई है, अब हम बच सकते हैं। प्रिया रेड्डी की एंट्री को रोक दिया गया। इस समय प्रिया रेड्डी ने गहरे रंग का चश्मा पहना हुआ था और वह किसी अमीर उद्योगपति की तरह बेहद प्रभावशाली लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह कपूर परिवार की हवेली में प्रवेश करने वाली थी, अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स ने उसे सीधे बाहर रोक दिया। कुछ समय के लिए प्रिया रेड्डी बिल्कुल अपमानित महसूस करने लगी। प्रिया रेड्डी का गुस्सा। हटो मेरे रास्ते से! प्रिया रेड्डी ने अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स को क्रोधित होकर आदेश दिया। लेकिन नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के ये बॉडीगार्ड्स किसी मूर्ति की तरह अडिग खड़े रहे। उन्होंने प्रिया रेड्डी को कोई ध्यान नहीं दिया। रेड्डी परिवार के बॉडीगार्ड्स का हमला। अरुण! प्रिया रेड्डी ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया। इस बार उसके साथ हैदराबाद रेड्डी परिवार के लगभग 1 दर्जन बॉडीगार्ड्स थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए आए थे। इनमें से अरुण सबसे ताकतवर था। हाँ मैडम। अरुण, जो बेहद मजबूत और शक्तिशाली था, तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड पर जबरदस्त घूंसा फेंका। रेड्डी परिवार के बॉडीगार्ड्स की हार। लेकिन नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने उसी ताकत से एक घूंसा मारा और देखते ही देखते अरुण जमीन पर गिर पड़ा। क्या? प्रिया रेड्डी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रेड्डी परिवार के सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड को इतनी आसानी से हराया गया? ये कैसे संभव था? प्रिया रेड्डी और अर्जुन कपूर आमने सामने। उसे अंदर आने दो, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि प्रिया रेड्डी और रेड्डी परिवार वास्तव में क्या करने वाले हैं। प्रिया रेड्डी की चाल। प्रिया रेड्डी मुस्कुराई, लेकिन वह सीधे अंदर नहीं गई। इसके बजाय उसने दूर खड़ी एक शानदार बेंटले कार की ओर देखा और जोर से बोली, चाचा यशवर्धन। रेड्डी परिवार के एक बॉडीगार्ड ने तुरंत बेंटले की पिछली सीट का दरवाजा खोला। अंदर से एक गंभीर और प्रभावशाली दिखने वाला 40 साल का आदमी बाहर निकला। यशवर्धन रेड्डी की एंट्री। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन रेड्डी था, जो रेड्डी परिवार के मुखिया का बेटा और हैदराबाद के सबसे प्रभावशाली व्यापारियों में से एक था। विजय कपूर और अन्य कपूर परिवार के सदस्य तुरंत खड़े हो गए और झुककर प्रणाम किया। यशवर्धन सर, आप यहाँ कैसे? नमस्ते यशवर्धन जी। सर, कृपया हमें बचाइए। कपूर परिवार की विनती। यह अर्जुन कपूर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हमें इस मुसीबत से निकालिए। प्रिया रेड्डी का ऐलान। जब तक हमारा रेड्डी परिवार है, तब तक कपूर परिवार कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन कपूर का जवाब। अगर तुम कपूर परिवार की इतनी मदद करना चाहती हो तो ठीक है। ये लोग मुझे 4 अरब का कर्ज चुकाने वाले हैं। तुम चुका सकती हो। प्रिया रेड्डी की असली सच्चाई। प्रिया रेड्डी ने आत्मविश्वास से अपने पास से एक बैंक कार्ड निकाला। हमारे रेड्डी परिवार के लिए 4 अरब कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कार्ड निकालकर अर्जुन कपूर को देने की कोशिश की, वह अचानक ठिठक गई। उसे याद आया कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर से नाराज होकर उसके दादाजी ने उसकी सभी बड़ी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दी थीं। अब वह 4 अरब की रकम खुद से नहीं निकाल सकती थी। प्रिया रेड्डी ने असहाय होकर यशवर्धन रेड्डी की ओर देखा। यशवर्धन ने कुछ सेकंड सोचा और एक बैंक कार्ड निकाला। इस कार्ड में 5 अरब हैं। इसे ले लो। कपूर परिवार की खुशी। धन्यवाद मिस रेड्डी। धन्यवाद यशवर्धन सर। जैसे ही रेड्डी परिवार ने पैसे चुकाए, कपूर परिवार के सदस्य फिर से घमंडी हो गए। अर्जुन कपूर का फैसला। अर्जुन कपूर ने कार्ड लिया और सीधे चेतावनी दी, अब तुम लोग यहाँ से निकलो। रेड्डी परिवार की धमकी। छोटे आदमी, ध्यान से बात कर। तुम अभी नए अमीर बने हो, लेकिन हैदराबाद के रेड्डी परिवार के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर हमने तुम्हें निशाना बनाया तो तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। यशवर्धन रेड्डी ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन कपूर की मुस्कान। ओह, तो तुम भी धमकी देने आए हो? अर्जुन कपूर मुस्कुराया और अपनी घड़ी देखी। अब असली खेल शुरू होगा। अध्याय 223। अर्जुन कपूर की चुनौती। हाँ, मैं जीवन भर पछताऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जीवन भर पछताना हैदराबाद का रेड्डी परिवार पड़ेगा। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। तारांकन, तुम्हारे रेड्डी परिवार को ही घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। रेड्डी परिवार का गुस्सा। यशवर्धन रेड्डी और प्रिया रेड्डी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया।
1.5 महीने में तुम्हारे रेड्डी परिवार की हालत कपूर परिवार से भी बदतर होगी। अर्जुन कपूर की आवाज़ में पूरा आत्मविश्वास था। मिशन रेड्डी परिवार का पतन। सिस्टम ने अर्जुन कपूर को एक लंबी अवधि का मिशन दिया था। 100 दिनों के अंदर हैदराबाद के रेड्डी परिवार को नष्ट करो और इनाम में 100 करोड़ रुपए पाओ। अब तक लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अर्जुन कपूर के पास अभी भी 5 दिन बचे थे। लेकिन उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ 1.5 महीने चाहिए रेड्डी परिवार को पूरी तरह से मिटाने के लिए। रेड्डी परिवार की हंसी। हा हा हा, अर्जुन कपूर, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमारे रेड्डी परिवार को ऐसी धमकी दी है। तुम्हें लगता है कि 1.5 महीने में तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो? हम तुम्हारे जैसे लोगों को हर दिन कुचलते हैं। यशवर्धन रेड्डी और प्रिया रेड्डी दोनों हंसने लगे। कपूर परिवार का समर्थन या धोखा? क्या अर्जुन पागल हो गया है? इसे किसी पागलखाने में भेज देना चाहिए। रेड्डी परिवार से दुश्मनी, यह आदमी खुद को क्या समझता है? रोहन कपूर, अंजलि कपूर और चेतना कपूर ने अर्जुन कपूर को ताने मारने शुरू कर दिए। रेड्डी परिवार की घमंड। तारांकन, भले ही तुम मुंबई और कोलकाता प्रांत में थोड़ा नाम कमा चुके हो, लेकिन हैदराबाद में हमारी ताकत तुम्हारी कल्पना से भी परे है। हमारे पास जो छिपी हुई संपत्तियां, बिजनेस और ग्रे इंडस्ट्रीज हैं, वे तुम्हें हिलाकर रख देंगी। यशवर्धन रेड्डी ने घमंड से कहा। अर्जुन कपूर का जवाब, तो क्या 1.5 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा वजूद खत्म हो जाएगा? अर्जुन कपूर ने ठंडी मुस्कान दी। यशवर्धन रेड्डी का हमला। बकवास बंद करो, इसे सबक सिखाओ, यशवर्धन रेड्डी ने आदेश दिया। बॉडीगार्ड्स का टकराव। रेड्डी परिवार के करीब 30 बॉडीगार्ड्स अर्जुन कपूर पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के स्पेशल फोर्स बॉडीगार्ड्स ने भी एक साथ मोर्चा संभाल लिया। एक जबरदस्त टकराव हुआ। रेड्डी परिवार की हार। हालांकि रेड्डी परिवार के बॉडीगार्ड्स की संख्या अधिक थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। कुछ ही मिनटों में रेड्डी परिवार के सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पर थे। अब चारों तरफ अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स ने घेरा डाल दिया था। यशवर्धन रेड्डी और प्रिया रेड्डी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। रेड्डी परिवार की हालत खराब। तुम क्या करने वाले हो? यशवर्धन रेड्डी घबराहट में बोल पड़ा। प्रिया रेड्डी भी डर से कांप रही थी। अर्जुन कपूर की धमकी। जाओ और अपने रेड्डी परिवार को बता दो, अगर वे जल्द से जल्द मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांगते तो उनका हाल कपूर परिवार से भी ज़्यादा बुरा होगा। रेड्डी परिवार की हार स्वीकार। ठीक है, हम समझ गए, यशवर्धन रेड्डी ने घबराते हुए जवाब दिया। भागने की कोशिश। यशवर्धन रेड्डी ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन रुको, अर्जुन कपूर की आवाज़ गूंजी। अर्जुन कपूर का नया दाव। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मेरी हवेली में कितना नुकसान किया पता भी है। इसे भरने का समय आ गया है। रेड्डी परिवार से हट जाना। कितना? यशवर्धन रेड्डी ने मुश्किल से पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ 100 करोड़ रुपए। क्या 100 करोड़ रुपए? यशवर्धन और प्रिया रेड्डी पूरी तरह से हैरान रह गए। रेड्डी परिवार को मजबूरी में भरपाई करनी पड़ी। यशवर्धन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने 100 करोड़ रुपए का चेक लिखकर अर्जुन कपूर को दे दिया। अर्जुन कपूर का अंतिम आदेश। अब दफा हो जाओ, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। रेड्डी परिवार की हार हो चुकी थी। यशवर्धन रेड्डी, प्रिया रेड्डी और बाकी सभी लोग अपनी पूरी बेइज्जती के साथ हैदराबाद लौट गए। अब अगला निशाना रेड्डी परिवार का अंत। अर्जुन कपूर ने घड़ी की ओर देखा। अब असली खेल शुरू होगा। अध्याय 224। जाने से पहले विजय कपूर ने अर्जुन कपूर को देखा। उसकी आंखों में अभी भी घृणा थी। अर्जुन, ये जीत सिर्फ अस्थायी है। जब हम हैदराबाद पहुंचेंगे और रेड्डी परिवार का समर्थन मिलेगा, तब हमारा कपूर परिवार फिर से खड़ा होगा और पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। तूने रेड्डी परिवार से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। वे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरी हार तय है। कपूर परिवार के बाकी लोग भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि रेड्डी परिवार के सहारे वे फिर से मजबूत हो जाएंगे। प्रिया रेड्डी भी अर्जुन को घूरते हुए बोली, तूने इस बार जीत हासिल कर ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू आखिरी जीत भी हासिल करेगा। जो हमारे रेड्डी परिवार से टकराता है उसका बुरा हश्र होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर वह भूमि और कपूर परिवार के साथ रवाना हो गई। अर्जुन कपूर की अगली चाल। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स भी चले गए। अब सिर्फ अर्जुन और सृष्टि कपूर विला में बचे थे। तू अपने पास ही रख, यह विदेश में कपूर परिवार की संपत्ति है। अर्जुन ने सृष्टि को संपत्ति वापस सौंप दी। मैं इसे नहीं चाहता, लेकिन तेरे लिए यह जरूरी है। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी, सृष्टि ने सिर हिलाया। अब जब कपूर परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, अर्जुन को अगला कदम रेड्डी परिवार के खिलाफ उठाना था। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग, संबंध तोड़ने के 15वें दिन का इनाम। रोनके ग्रुप के 7% शेयर खरीद समझौता तेरे विला की लाइब्रेरी में रखा है, जांच कर ले। सिस्टम ने आज उसे सीधा रोनके ग्रुप के 7% शेयर का इनाम दिया, जो लगभग 500-600 करोड़ रुपए के थे।
अब अर्जुन के पास रोनके ग्रुप के कुल 19% शेयर हो चुके थे और वह जल्द ही ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनने वाला था। सिर्फ एक दिन में अर्जुन की नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक बढ़ गई। इसके अलावा उसने रेड्डी परिवार से भी 1000 करोड़ रुपए ले लिए। इसका मतलब था कि उसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से अधिक बढ़ चुकी थी। सिर्फ 10 दिनों में अर्जुन कपूर की संपत्ति 10,000 करोड़ को पार कर चुकी थी। अगर यह खबर बाहर फैली तो पूरे देश के अरबपतियों के होश उड़ जाते। अर्जुन अभी सिस्टम से बाहर ही निकलने वाला था कि तभी एक और नोटिफिकेशन आया। डिंग, अस्थायी मिशन जारी। 24 घंटे में मुंबई के सारे काम निपटा और हैदराबाद पहुंचे ताकि रेड्डी परिवार के खिलाफ तैयारी शुरू कर सके। मिशन इनाम, रोनके ग्रुप के 5% शेयर, जिससे तू दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनेगा। मिशन इनाम 150 अनुभव अंक। मिशन का इनाम भी रोनके ग्रुप के शेयर थे। ये तो बेहतरीन डील है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर उसने यह मिशन पूरा कर लिया तो वह रोनके ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। साथ ही यह नया रुतबा फेव सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने में भी मदद करेगा। सृष्टि, तू अपने काम निपटा और कुछ दिनों में हैदराबाद आ जा, अर्जुन ने कहा। समझ गई, सृष्टि ने सिर हिलाया और चली गई। अब अर्जुन को मुंबई के काम निपटा कर हैदराबाद निकलना था। मुंबई से रवाना होने की तैयारी। अर्जुन ने सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में ब्रेक लेने की औपचारिकता पूरी की। पढ़ाई उसके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं थी। असली व्यापारिक युद्ध और अनुभव से उसने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। इसके बाद उसने अपने मुंबई के बिजनेस साम्राज्य की व्यवस्था की। चौहान परिवार की ज्योति चौहान को फिलहाल मुंबई में ही रहने और प्रशिक्षण जारी रखने के लिए कहा। अब जब अर्जुन हैदराबाद में नया साम्राज्य बनाने जा रहा था तो बाद में वह उसे भी वहां बुला लेगा। सिर्फ एक दोपहर में अर्जुन ने मुंबई के सारे जरूरी काम निपटा दिए। दिया पटेल का फैसला। शाम को उसने दिया पटेल के साथ डिनर किया। जब दिया ने सुना कि अर्जुन भी जा रहा है तो उसने तुरंत फैसला कर लिया। जीजू, मैं भी कुछ दिनों में हैदराबाद आ जाऊंगी। क्या तू भी ब्रेक लेने वाली है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। नहीं, बस स्कूल बदल रही हूँ, दिया मुस्कुराकर बोली। पटेल परिवार के लिए स्कूल बदलना मुश्किल नहीं था। उनके लिए ये सिर्फ एक कॉल का काम था। ठीक है, तो फिर हैदराबाद में मिलते हैं, अर्जुन हंसा। लखनऊ चौधरी परिवार की रिपोर्ट। रात में अर्जुन ने योगेश चौधरी से लखनऊ चौधरी परिवार की स्थिति पूछी। उनकी आपसी लड़ाई तेज हो चुकी थी। जब भी सीधे वंशज पर्याप्त ताकत जुटा लेंगे वे अंतिम हमला करेंगे और पूरा नियंत्रण ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत हो तो बता देना, अर्जुन ने कहा। 1 अरब रुपए का इनाम पक्का करने के लिए अर्जुन उनका साथ देने को तैयार था। हैदराबाद के लिए रवाना। अर्जुन ने याद किया कि दीपक मेहता ने कहा था कि अगर वह हैदराबाद आने वाला हो तो उसे पहले से बता दे। तो अर्जुन ने उसे मैसेज भेजा। मैं हैदराबाद आ रहा हूं और फेव सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ चुनौती देने वाला हूं। सब कुछ तैयार कर ले। हैदराबाद के विला में दीपक मेहता चौंक गया। बॉस आ रहे हैं और सीधा अध्यक्ष की कुर्सी छीनने वाले हैं। ये तो जबरदस्त ड्रामा होगा। बॉस, चिंता मत कर, मैं सब कुछ सही से सेट कर दूंगा, दीपक ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था, लेकिन उसने अभी तक ईशा पटेल को नहीं बताया कि वह हैदराबाद आ रहा है। चलो उसे सरप्राइज देते हैं, अर्जुन ने सोचा। अगली सुबह अर्जुन ने अपना सामान लिया और प्राइवेट जेट से हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। अध्याय 225। 1 घंटे से अधिक समय के बाद अर्जुन कपूर हैदराबाद पहुंचने के बाद निजी विमान से बाहर निकला। अर्जुन ने चालक दल से अपना सूटकेस लिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे इस दौरान हैदराबाद में रहें और किसी भी समय उनके आदेश का पालन करें। अर्जुन अपना सूटकेस उठाकर बाहर की ओर चल पड़ा। क्योंकि दीपक मेहता ने कहा था कि वह स्वयं अर्जुन को लेने आएगा, अर्जुन ने किसी और को बुलाने की व्यवस्था नहीं की थी। जब अर्जुन हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा तो 3-4 युवा दूसरी दिशा से उसकी ओर आते दिखे। अर्जुन कपूर। जब आगे खड़े दुबले पतले युवक ने अर्जुन को देखा तो उसने तुरंत आश्चर्य से कहा। अर्जुन ने जिज्ञासा से देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, फिर यह उसे कैसे जानता था। दुबला पतला युवक अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ा, अर्जुन को घूरते हुए अहंकारी स्वर में बोला, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। युवक के इतना कहते ही उसके साथ आया एक अन्य व्यक्ति फौरन समझदारी दिखाते हुए बोला, ये हमारे युवा मालिक प्रणव रेड्डी हैं, जो हैदराबाद के रेड्डी परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य और रेड्डी परिवार के छठे मालिक के पुत्र हैं। जब रेड्डी परिवार का नाम लिया गया तो प्रणव रेड्डी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान उभर आई, मानो रेड्डी परिवार का सदस्य होना किसी महान उपलब्धि से कम न हो। ओह, तो तुम वह हो जो रेड्डी परिवार के छठे मालिक का बेटा हो। अर्जुन अचानक समझ गया। पहले तो वह सोच रहा था कि यह आदमी कौन है, लेकिन जब उसने सुना कि यह रेड्डी परिवार के छठे मालिक का बेटा है, जिसे कल प्रिया रेड्डी के साथ मुंबई में देखा गया था, तो वह सब कुछ समझ गया।
लड़के, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। पूरे हैदराबाद में, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में न जाने कितने लोग हमारे रेड्डी परिवार के दामाद बनने के लिए तरसते हैं। हमारे परिवार ने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया तुम्हारी किस्मत बदलने का, तुमसे कहा कि तुम दीदी प्रिया रेड्डी से शादी कर लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। प्रणव रेड्डी ने अर्जुन को घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। लगता है कि तुम्हें दूसरों का स्वागत करने में बहुत मजा आता है। तो मैं कामना करता हूं कि तुम भविष्य में गर्भवती पत्नी से शादी करके पिता बनने का आनंद उठाओ। अर्जुन ने सच्चे दिल से उसे शुभकामनाएं दी। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? प्रणव रेड्डी इतना गुस्से में था कि वह एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। ओह, ये सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम्हारा परिवार इसी बात को मुझसे कह रहा था तब यह एहसान और भाग्य बदलने का मौका था, है ना? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। प्रणव रेड्डी गुस्से से कांपने लगा। हमारा रेड्डी परिवार क्या है और तुम क्या हो? हमारी हैसियत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, प्रणव रेड्डी ने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा। और वैसे भी तुम मुंबई छोड़कर हैदराबाद क्यों आ गए? क्या तुम सच में अपनी मौत को न्योता देने आए हो? प्रणव रेड्डी ने अहंकार से कहा, मानो अर्जुन पर पूरी तरह से हावी हो गया हो। अगर अर्जुन मुंबई में होता तो वे उससे सीधे नहीं निपट सकते थे, क्योंकि वहां वह मजबूत स्थिति में था। लेकिन हैदराबाद उनका इलाका था। अब अर्जुन खुद उनके क्षेत्र में आया था। क्या यह आत्महत्या जैसा नहीं था? हैदराबाद पहले तुम्हारे रेड्डी परिवार का क्षेत्र था, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यह अब से तुम्हारे परिवार का क्षेत्र नहीं रहेगा। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों में एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनकर प्रणव रेड्डी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गुस्से से बौखलाया प्रणव रेड्डी अर्जुन के पीछे पीछे हवाई अड्डे के बाहर आ गया। जैसे ही वे बाहर निकले वे एक शानदार दृश्य देखकर दंग रह गए। हवाई अड्डे के बाहर कम से कम 20 सुपरकारों की एक भव्य काफिला खड़ी थी, जिनमें से प्रत्येक कार की कीमत 1 करोड़ से कम नहीं थी। लेकिन सबसे आगे जो कार खड़ी थी वह पैगानी वायरी अमोला रोडस्टर थी, जिसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक थी। ये दृश्य देखकर चारों ओर मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, ऐसी सुपरकारों की कतार, कितना भव्य नज़ारा है। इतनी बड़ी व्यवस्था किसके स्वागत के लिए की गई है? जिसके लिए ये सब हुआ है वह निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति हैरान और उत्साहित था। उसी समय अर्जुन ने भी रुककर सुपरकार काफिले की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि यह किसकी योजना हो सकती है। अरे, गांव से आया लड़का इस विशाल काफिले को देखकर डर गया। प्रणव रेड्डी ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या बड़ा है? मैंने पहले 100 से अधिक सुपरकारों के साथ एक टॉप लेवल काफिला आयोजित किया था। प्रणव रेड्डी ने गर्व से कहा। वैसे ये काफिला मुझे लेने आया है, प्रणव रेड्डी ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर आसपास के लोगों ने प्रणव रेड्डी की ओर देखा। ओह, तो ये काफिला इनका स्वागत करने के लिए आया है। वाह, कितनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पहचान। भीड़ में लोग उसकी तारीफ करने लगे, जिससे प्रणव रेड्डी का अहंकार और बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पैगानी वायरी अमोला रोडस्टर के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक युवक कार से उतरा और गुस्से से बोला, तू ये क्या कर रहा है? प्रणव रेड्डी एकदम से स्तब्ध रह गया। तुम कौन हो? क्या ये काफिला मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आया? युवक ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तेरा स्वागत? कौन तुझे लेने आएगा? और फिर उसने भीड़ में किसी को देखा और अचानक उत्साह से उसकी ओर दौड़ पड़ा। प्रणव रेड्डी ने जिस व्यक्ति की ओर वह दौड़ा था, जब उसकी पहचान देखी तो वह दंग रह गया। अध्याय 226। अर्जुन। प्रणव रेड्डी अनायास ही बोल पड़ा। जिस दिशा में वह युवक दौड़ा था वह अर्जुन कपूर के पास थी। प्रणव रेड्डी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या मजाक है? यह विशाल सुपरकार काफिला अर्जुन के स्वागत के लिए आया था। यह क्या ये सच में हमारा हैदराबाद है? क्यों यह अर्जुन की जागीर जैसा लग रहा है? जैसा कि प्रणव रेड्डी ने सोचा था वही हुआ। युवक सीधे अर्जुन कपूर के पास गया और अत्यंत सम्मानपूर्वक बोला, बॉस, आप आ गए। ये युवक और कोई नहीं बल्कि दीपक मेहता था, अर्जुन का छोटा भाई। इतना कहने के बाद दीपक ने अर्जुन से उसका सूटकेस ले लिया और खुद उसे खींचने लगा। एक पल में वहां मौजूद अनगिनत यात्रियों की नज़रें अर्जुन कपूर पर टिक गईं। और वहीं कुछ दूरी पर खड़ा प्रणव रेड्डी अब पूरी तरह से एक जोकर की तरह दिख रहा था। श्रीमान रेड्डी। प्रणव रेड्डी का छोटा भाई थोड़ा देरी से पहुंचा। तुमने जो काफिला तैयार किया था वह कहाँ है? प्रणव रेड्डी ने अधीरता से अपने छोटे भाई से पूछा। श्रीमान रेड्डी, वह वहां खड़ा है। उसने दूर इशारा किया जहां केवल 5 सुपरकारें खड़ी थीं। क्या सिर्फ 5 सुपरकार? एक क्षण में प्रणव रेड्डी का चेहरा काला पड़ गया। यही काफिला तुमने तैयार किया? प्रणव रेड्डी ने अपने छोटे भाई को डांटा। अर्जुन कपूर के स्वागत के लिए 20 से अधिक सुपरकारों का एक भव्य काफिला था, जबकि प्रणव रेड्डी के लिए सिर्फ 5।
अभी कुछ देर पहले ही उसने अर्जुन के सामने शेखी बघारी थी कि हैदराबाद उसका क्षेत्र है और अर्जुन यहाँ आकर अपनी मौत बुला रहा है। परंतु अब अर्जुन ने उसे भरी भीड़ में जबरदस्त तमाचा मार दिया था। दीपक, तुम्हारी यह व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भव्य नहीं हो गई? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बॉस, आप हैदराबाद आए हैं तो आपका भव्य स्वागत होना चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, दीपक मेहता ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। अगर मुझे 1-2 दिन और मिल जाते तो मैं इस काफिले की संख्या 3 गुना कर सकता था, दीपक ने गर्व से कहा। इसके बाद दीपक ने एक आमंत्रण मुद्रा बनाई। बॉस, आपके लिए एक स्वागत समारोह तैयार किया गया है, कृपया अंदर आइए। अर्जुन कपूर आगे बढ़ा। जैसे ही वह सुपरकार काफिले के पास पहुंचा, दीपक ने इशारा किया और 20 से अधिक सुपरकार मालिकों ने एक साथ झुककर ऊंची आवाज में कहा, नमस्ते श्रीमान अर्जुन, नमस्ते श्रीमान अर्जुन, नमस्ते श्रीमान अर्जुन। ये नज़ारा अविश्वसनीय रूप से भव्य था। वाह, ये तो गजब है। ऐसी पहचान, ये तो सपना लगता है। यही असली जीवन है और हम लोग बस जी रहे हैं। चारों ओर खड़े यात्री हैरान थे और वहीं प्रणव रेड्डी का चेहरा जलन और क्रोध से लाल हो गया था। अंततः प्रणव रेड्डी की जलती आंखों के सामने अर्जुन कपूर ने दुनिया की सबसे महंगी सुपरकार में बैठकर अपने शानदार काफिले के साथ रवाना हो गया। अर्जुन, तुम बस इंतजार करो, प्रणव रेड्डी ने गुस्से में कहा और अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया। मिशन पूरा हुआ। हैदराबाद जाते समय अर्जुन के सिस्टम से एक सूचना आई। डिंग, 24 घंटे के भीतर मुंबई के मामलों को निपटाना, हैदराबाद पहुंचना और रेड्डी परिवार से निपटने की तैयारी करना। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको रोन के ग्रुप के 5% शेयर प्राप्त हुए। अब आप समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके हैं। बधाई हो, आपको 150 अनुभव अंक मिले हैं। इस मिशन को पूरा करके अर्जुन कपूर को रोन के ग्रुप के 5% शेयर मिले। अब अर्जुन के पास कुल 24% शेयर थे, जिससे वह रोन के ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। रोन के ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक के पास 33.7% शेयर थे, यानी अर्जुन को केवल 9.8% और चाहिए था और वह कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बन सकता था। अगर सिस्टम उसे एक और इनाम या टास्क दे दे तो ये शेयर प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। एक बार जब अर्जुन सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाता तो वह रोन के ग्रुप का सर्वस्व बन जाता। बहुत बढ़िया, अर्जुन ने संतोषपूर्वक सोचा। अब रोन के ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उसे फेव सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अधिकार था। जहां तक ड्राइविंग स्किल्स की बात थी, अर्जुन को उसकी कोई चिंता नहीं थी। इस समय फेव सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना अर्जुन के लिए केवल औपचारिकता थी। रास्ते में अर्जुन और दीपक ने फेव सुपरकार एसोसिएशन के बारे में विस्तार से चर्चा की। हैदराबाद का भव्य स्वागत समारोह। 40 मिनट बाद अर्जुन, दीपक और अन्य लोग एक पूर्व निर्धारित रेस्तरां पहुंचे। वहां वे एक मध्यम आकार के बैंक्वेट हॉल में गए। नमस्ते श्रीमान अर्जुन। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दीपक ने अर्जुन को अपने कुछ वफादार साथियों से मिलवाया। इनमें से अधिकांश फेव सुपरकार एसोसिएशन में दीपक के भरोसेमंद लोग थे। कुछ अन्य लोग दीपक के हैदराबाद के निजी मित्र थे। परंतु जैसे ही दीपक ने परिचय समाप्त किया, बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला और 4-5 युवा पुरुष और महिलाएं अंदर आए। दीपक, अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, इतनी जल्दी क्या बात है? हम अभी अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे थे, वे लोग थोड़े अधीरता से बोले। ये सभी दीपक के दोस्त थे और इनकी पहचान व स्थिति दीपक से कम नहीं थी। सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहता हूँ, श्रीमान अर्जुन, दीपक ने कहा। बॉस? ये सुनकर वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या दीपक का कोई बॉस है? क्या ये कोई दिल्ली या मुंबई का अरबपति है? लेकिन जैसे ही दीपक ने बताया कि अर्जुन मुंबई से आया है, वे एकदम उदासीन हो गए। उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई, लेकिन उनके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वे निराश थे। क्या दीपक का ये बॉस समय की बर्बादी है? वे मन ही मन सोचने लगे। जैसे ही अर्जुन बैठा, सिस्टम का एक नया इनाम आया। आज का इनाम। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इनाम बिल्कुल सही समय पर आया था। अध्याय 227। डिंग, संबंध विच्छेद का छठा दिन। विश्व के शीर्ष ब्रांडों में से एक, हैदराबाद में प्रथम स्थान, 100% स्वामित्व, हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल। रॉयल कार्लटन दुनिया के शीर्ष होटल ब्रांडों में से एक है और पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और उच्च श्रेणी के होटलों में से एक माना जाता है। यह अनगिनत अमीरों और यहाँ तक कि शाही परिवारों की पहली पसंद है जब वे किसी होटल में रुकते हैं। भारत के किसी भी रॉयल कार्लटन होटल में सबसे सस्ते कमरे की कीमत भी हजारों रुपये से शुरू होती है और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल पूरे हैदराबाद में सबसे महंगा और शानदार होटल है, जो शहर के अनगिनत अमीर लोगों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल को बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपये लगे थे। अब कई वर्षों बाद इसकी कुल कीमत दोगुनी हो चुकी है।
अर्जुन कपूर जब हैदराबाद आए थे तब उन्होंने कोई होटल बुक नहीं किया था और उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहाँ रुकेंगे। अब सिस्टम ने उन्हें सीधे हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल दे दिया, जो शहर में प्रथम स्थान पर है। इस तरह उन्हें अपने ठहरने की व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। आज पहली बार अर्जुन कपूर हैदराबाद आए थे और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, ये वाकई शानदार था। रेस्तरां में भोजन परोसा जाने लगा और सभी ने बातचीत करते हुए खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दीपक मेहता ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा। ओह, मैं तो होटल बुक करना ही भूल गया बॉस के लिए। दीपक मेहता अचानक चिंता में पड़ गए। जब से उन्हें पता चला कि बॉस हैदराबाद आ रहे हैं, तब से वे सुपरकार टीम की व्यवस्था में लगे हुए थे और इतने व्यस्त थे कि होटल की व्यवस्था करना भूल गए थे। माफ़ करना बॉस, यह मेरी गलती है, मेरी गलती। दीपक मेहता ने अर्जुन कपूर से बार बार माफ़ी मांगी। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी प्रसिद्ध 5 सितारा होटल ढूंढो और वहां कमरा बुक कर लो। हाँ, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? दीपक मेहता के 5 दोस्तों ने उनकी घबराहट देखकर हंसते हुए कहा। वे अर्जुन कपूर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे क्योंकि वे उन्हें सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति समझते थे। ऐसा नहीं हो सकता, बॉस के लिए कोई साधारण 5 सितारा होटल बुक नहीं किया जा सकता। उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। दीपक मेहता ने सख्ती से मना कर दिया। बॉस के लिए सबसे अच्छा होटल बुक करना चाहिए, हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल, और वह भी शीर्ष स्तर का प्रेसिडेंशियल स्वीट। ये कहकर दीपक मेहता ने अपना फ़ोन निकाल लिया। क्या प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहते हो? अगर अब बुक करोगे तो कभी नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि एक सामान्य स्वीट बुक कर लो। प्रेसिडेंशियल स्वीट अभी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। दीपक मेहता के दोस्तों ने सिर हिलाया। हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल का शीर्ष प्रेसिडेंशियल स्वीट प्रति रात लाखों रुपये में जाता है, लेकिन इतने ऊंचे दामों के बावजूद कई अमीर लोग इसे पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अगर अभी बुक किया जाए तो कम से कम 1 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, ये परेशानी हो सकती है। दीपक मेहता ने अपना सिर खुजलाया और परेशान हो गए। अगर उनके दोस्तों ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो वह ये बात भूल ही जाते कि रॉयल कार्लटन होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब दीपक मेहता पसीने पसीने हो गए। चिंता मत करो, मैंने पहले ही रहने की व्यवस्था कर ली है। अर्जुन कपूर ने दीपक मेहता को शांत किया। ओह, बॉस किस होटल में ठहरने वाले हैं? दीपक मेहता ने आश्चर्य से पूछा। जिस होटल का नाम तुमने अभी लिया था, हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल। अर्जुन कपूर ने हल्के से जवाब दिया। बॉस, क्या आपने पहले ही वहां प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया है? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और संकेत दिया कि उन्होंने बुकिंग नहीं की थी। फिर भी मैं वहीं ठहरूंगा, बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर दीपक मेहता के दोस्त स्तब्ध रह गए। कोई बुकिंग नहीं और फिर भी वहां ठहर सकते हो? तुम्हें यह विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? 5 में से सबसे दुबले युवक ने हंसते हुए कहा। उन्हें लगा कि अर्जुन कपूर बहुत बड़ा झूठ बोल रहे थे। तुम्हें यह विशेषाधिकार क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने अभी अभी हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल का अधिग्रहण कर लिया है और मैं अब इसका नया मालिक हूँ। अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाकर हल्के से कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी ने अर्जुन कपूर को अविश्वास भरी निगाहों से देखा, विशेष रूप से वे 5 युवा जो पहले अर्जुन कपूर को बाहरी समझकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब हक्का बक्का रह गए। तुमने अभी अभी रॉयल कार्लटन होटल खरीद लिया? पतले युवक ने कांपते हुए पूछा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। कमाल है, वे सभी अंदर से हिल गए। यह आदमी बाहरी था, फिर भी उसने सीधे हैदराबाद के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े होटल का अधिग्रहण कर लिया। यह कोई साधारण व्यापार नहीं था। अब वे अर्जुन कपूर का मजाक बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अब जब उन्होंने अर्जुन कपूर को देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ आदर और सम्मान था। अब उन्हें समझ आ गया कि दीपक मेहता जैसे उद्दंड व्यक्ति ने अर्जुन कपूर को बॉस क्यों माना। जो व्यक्ति हैदराबाद आते ही रॉयल कार्लटन होटल खरीद सकता था, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। बॉस, आप वाकई कमाल हैं, दीपक मेहता ने उत्तेजित होकर कहा। श्रीमान अर्जुन, मैं आपके लिए एक जाम उठाता हूँ। श्रीमान अर्जुन, मुझे पहले आपको न पहचानने के लिए खेद है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। 5 युवा अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगने लगे और उनके सम्मान में जाम उठाने लगे। अब चलो, फिर सुपरकार एसोसिएशन की ओर बढ़ते हैं, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम वहां से रवाना हो गई क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 228। 1 घंटे बाद फेव सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के कार्यालय में लगभग 28-29 साल का एक युवा कुछ दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। ये युवा कोई और नहीं बल्कि तरुण वर्मा, फेव सुपरकार एसोसिएशन का वर्तमान अध्यक्ष और हैदराबाद के शीर्ष रेसर्स में से एक था। तरुण वर्मा के पीछे वर्मा परिवार था, जो हैदराबाद का एक द्वितीय श्रेणी का संपन्न परिवार माना जाता था और उसकी शक्ति दीपक मेहता के परिवार से भी कम थी।
टक टक टक। जब तरुण वर्मा अपने दोस्तों के साथ अपने ड्राइविंग कौशल में सुधार को लेकर डींगे मार रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। अंदर आओ, तरुण वर्मा ने अधीरता से कहा। अध्यक्ष महोदय, कोई आपको चुनौती देना चाहता है। अंदर आते ही तरुण वर्मा के विश्वासपात्र ने उसे यह विस्फोटक खबर दी। ये सुनकर तरुण वर्मा और उसके दोस्तों की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे चुनौती? तरुण वर्मा अचानक सतर्क हो गया। वह हैदराबाद के सभी रेसेस में शीर्ष पर था। अगर यह चुनौती किसी अन्य शीर्ष सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष से आती तो यह वाकई खतरनाक हो सकता था। कौन सा सुपरकार एसोसिएशन है? तरुण वर्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, यह बाहरी एसोसिएशन से नहीं है, बल्कि हमारी फेव सुपरकार एसोसिएशन के अंदर से ही कोई चुनौती दे रहा है। तरुण वर्मा के विश्वासपात्र ने जवाब दिया। ओह, तो यही बात थी। तरुण वर्मा ने तुरंत राहत की सांस ली। अगर यह फेव सुपरकार एसोसिएशन के अंदर से ही चुनौती थी तो कोई खतरा नहीं था। बताओ, कौन चुनौती दे रहा है? कुछ सोचकर तरुण वर्मा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन कपूर है और दीपक मेहता ने अपनी उपाध्यक्ष की सीट उसे स्वेच्छा से दे दी है। विश्वासपात्र ने उत्तर दिया। एक अनजान व्यक्ति मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। तरुण वर्मा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, फिर खड़ा हो गया और अपने दोस्तों से कहा, थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस अर्जुन कपूर नामक व्यक्ति को कैसे हराता हूं। ये कहते हुए तरुण वर्मा अपने साथियों के साथ फेव सुपरकार एसोसिएशन के हॉल में पहुंचा। हालांकि फेव सुपरकार एसोसिएशन बड़ा था, लेकिन इसमें भी कई गुट थे। दीपक मेहता और तरुण वर्मा अलग अलग गुटों से थे और उनके बीच रिश्ता बहुत खराब था। अरे दीपक मेहता, तुम खुद मुझे नहीं हरा सकते तो क्या अब कोई मदद लेकर आए हो? अगर तुम्हें कोई मास्टर मिलना था तो कम से कम कोई प्रसिद्ध व्यक्ति लाते। जैसे ही तरुण वर्मा आया, उसने दीपक मेहता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बकवास मत करो, मेरे बॉस को कम मत समझो। वह इतने शक्तिशाली हैं कि तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। दीपक मेहता ने तुरंत पलटवार किया। बॉस? ये शब्द सुनकर तरुण वर्मा की भौहें तन गईं। बकवास मत करो, क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो या नहीं? अर्जुन कपूर ने सीधे तरुण वर्मा से टक्कर ली। तरुण वर्मा ने अर्जुन कपूर को ध्यान से देखा और आखिरकार पुष्टि की कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। स्वीकार करता हूं, मैं किसी भी चुनौती से डरता नहीं हूं। तरुण वर्मा ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध तैयार किया गया। उसी समय ये खबर तेजी से फैल गई कि अर्जुन कपूर ने तरुण वर्मा को चुनौती दी है। फेव सुपरकार एसोसिएशन के कई सदस्य इसे देखने के लिए दौड़ पड़े और अंततः 2/3 से अधिक सदस्य वहां इकट्ठा हो गए। फेव सुपरकार एसोसिएशन का मुख्यालय हैदराबाद में एक पेशेवर रेसिंग ट्रैक के पास था और सभी वहां पहुंच गए। चलो ड्रॉ करते हैं, एक स्टाफ सदस्य सामने आया। इस प्रतियोगिता में 2 लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो सुपरकार का उपयोग किया जाना था। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन सी कार कौन उपयोग करेगा, ये ड्रॉ के जरिए तय किया गया। नियमों के अनुसार फेव सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पहले तरुण वर्मा ने ड्रॉ किया। अंत में तरुण वर्मा को कार नंबर 1 मिली, जबकि अर्जुन कपूर को कार नंबर 2। अरे, किस्मत खराब निकली। कार नंबर 1 को देखकर तरुण वर्मा चिढ़ गया। हालांकि दोनों लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो एक जैसी थी, फिर भी कार नंबर 1 की स्थिति कार नंबर 2 की तुलना में थोड़ी खराब थी। अर्जुन कपूर बहुत शांत था। उसका लकी कार्ड वास्तव में प्रभावी था। दोनों प्रतियोगियों ने पेशेवर सुरक्षा उपकरण पहने और अपनी अपनी कारों में बैठ गए। चलो बॉस, अर्जुन कपूर जिंदाबाद। दीपक मेहता और उनके समर्थक चिल्लाने लगे। हाँ, यह मजाक है। क्या तुम सोचते हो कि हमारे अध्यक्ष से कोई अज्ञात आदमी जीत सकता है? जब अर्जुन कपूर अपनी पगानी हुआईरा इमोला रोडस्टर हार जाएगा, तब देखना उसे कितना दुख होगा। तरुण वर्मा के साथी हंसने लगे। चिंता मत करो, बस देखते जाओ, दीपक मेहता ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा जो सदस्य तटस्थ थे, उनमें से अधिकांश ने भी तरुण वर्मा के पक्ष में भविष्यवाणी की। पिछले 2 वर्षों में कई लोगों ने तरुण वर्मा को चुनौती दी थी, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका था। अब सवाल ये था, अर्जुन कपूर के पास क्या एक क्षमता थी? अध्याय 229। फेव सुपरकार एसोसिएशन के दर्जनों सदस्यों में से केवल कुछ ही लोग अर्जुन कपूर का समर्थन कर रहे थे, और वे भी इसलिए क्योंकि वे तरुण वर्मा से नाखुश थे। वे पूरी तरह से अर्जुन कपूर की ड्राइविंग क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ट्रैक पर जैसे ही रेफरी ने आदेश दिया, अर्जुन कपूर और तरुण वर्मा की सुपरकारें तेजी से दौड़ पड़ीं। शुरुआत के कुछ ही समय बाद अर्जुन कपूर की लैम्बोर्गिनी तरुण वर्मा की लैम्बोर्गिनी से काफ़ी आगे निकल गई। ये दृश्य देखकर तरुण वर्मा के वे समर्थक, जो अभी तक उनकी ड्राइविंग स्किल्स की प्रशंसा कर रहे थे, स्तब्ध रह गए। क्या बकवास! क्या यह आदमी इतना अच्छा ड्राइवर है? तरुण वर्मा अर्जुन कपूर की गाड़ी को आगे बढ़ते देखकर झुंझला उठा। वह अर्जुन कपूर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दूरी बढ़ती जा रही थी।
फीयू सुपरकार एसोसिएशन के कई सदस्य जो स्टेडियम में देख रहे थे वे भी चौंक गए। सभी अर्जुन कपूर की ताकत देखकर दंग रह गए। रेस ट्रैक पर तरुण वर्मा ने गौर किया कि अर्जुन कपूर जब मोड़ पर आ रहे थे तब भी ब्रेक नहीं लगा रहे थे। ये देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। चाहे कुछ भी हो, मैं भी रिस्क लूंगा। अंत में तरुण वर्मा ने अपने दांत भींचे और फैसला किया कि वह भी ब्रेक नहीं लगाएगा। अब जब अर्जुन कपूर पहले से ही उससे बहुत आगे निकल चुके थे तो अगर वह ब्रेक लगाता तो उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं बचता। अर्जुन कपूर की नकल करते हुए उसने भी एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाए रखा और मोड़ पर बिना स्पीड कम किए गाड़ी घुमाई। शुरुआत में उसने गाड़ी को नियंत्रित कर लिया, लेकिन आखिरी मोड़ पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया। धड़ाम! तरुण वर्मा की लैम्बोर्गिनी ट्रैक से बाहर निकलकर घास के मैदान में जा घुसी और फिर पास की दीवार से जा टकराए। सौभाग्य से उसके पास ड्राइविंग का अच्छा अनुभव था, इसलिए वह खुद को बचाने में सफल रहा। कार को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वह खुद सुरक्षित बच गया। तरुण वर्मा कार के अंदर बैठा रहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे ही उसकी कार ट्रैक से बाहर हुई, खेल का परिणाम तय हो गया था। अर्जुन कपूर ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। स्टेडियम में मौजूद फीयू सुपरकार एसोसिएशन के कई सदस्य इस नज़ारे को देखकर अवाक रह गए। सभी स्टैंड से उतरकर ट्रैक की तरफ बढ़ गए। रेसिंग ट्रैक के कुछ कर्मचारी दौड़कर तरुण वर्मा के पास पहुंचे और उसे कार से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा कि वह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई तो सभी ने राहत की सांस ली। तरुण वर्मा के समर्थक भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुशी मनानी चाहिए कि वह बच गया या दुखी होना चाहिए कि उसने इतनी बुरी तरह से हार मान ली। वे सब सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। युवा मास्टर अर्जुन कपूर जिंदाबाद। युवा मास्टर अर्जुन कपूर की ड्राइविंग स्किल्स गजब की हैं। बधाई हो अर्जुन कपूर, हमारे फीयू सुपरकार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनने पर। दीपक मेहता ने खुशी में अपने समर्थकों के साथ मिलकर जोरदार नारेबाजी की। फीयू सुपरकार एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। हालांकि तरुण वर्मा का चेहरा मुरझाया हुआ था और वह अभी भी हार पचाने में असमर्थ था। अर्जुन कपूर उसके पास आया और बोले, इस राउंड में तुम हार गए। तरुण वर्मा ने भारी मन से स्वीकार किया। हालांकि वह ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, ये बस किस्मत थी। जल्द ही मैं फिर से तुम्हें चुनौती दूंगा। ये कहकर वह अपने समर्थकों के साथ वहां से चला गया। अब फीयू सुपरकार एसोसिएशन के नियमों के अनुसार उसने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उपाध्यक्ष बन गया, जबकि अर्जुन कपूर आधिकारिक रूप से फीयू सुपरकार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए। बधाई हो अर्जुन कपूर। नए अध्यक्ष को प्रणाम। अर्जुन कपूर, एक तस्वीर तो बनती है। अब सभी सदस्य अर्जुन कपूर के आसपास इकट्ठा हो गए। अगले आधे घंटे में अर्जुन कपूर ने दर्जनों लोगों को अपना संपर्क नंबर दिया। इन सभी का हैदराबाद में बड़ा प्रभाव था और कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। विशेष रूप से गौरव देशमुख, जो फीयू सुपरकार एसोसिएशन के अन्य उपाध्यक्ष थे, वे अर्जुन कपूर से बेहद प्रभावित हुए। गौरव देशमुख की पृष्ठभूमि दीपक मेहता से भी अधिक प्रभावशाली थी। हालांकि उनकी और तरुण वर्मा की आपस में कट्टर दुश्मनी थी। जब तरुण वर्मा अध्यक्ष थे तब उन्होंने गौरव देशमुख को हमेशा दबाकर रखा। अब जब गौरव देशमुख को पता चला कि तरुण वर्मा हार चुके हैं तो वे अर्जुन कपूर को प्रभावित करने के लिए दौड़े चले आए। अर्जुन कपूर, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं दोनों हाथों से आपका समर्थन करता हूं। आपकी अध्यक्षता में हमारा फीयू सुपरकार एसोसिएशन हैदराबाद में नंबर 1 बनेगा। अब गौरव देशमुख, जो पहले तरुण वर्मा के खिलाफ थे, अर्जुन कपूर के सबसे बड़े प्रशंसक बन चुके थे। अर्जुन कपूर, हैदराबाद में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहिए। आपके हर काम में मैं आपकी मदद करूंगा। इस तरह अर्जुन कपूर ने एक ही दोपहर में हैदराबाद में अपने संपर्क और प्रभाव को बढ़ा लिया। अब उनके पास नेटवर्क और संसाधन थे जिससे वे पूरी तरह से हैदराबाद में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते थे। शाम के लगभग 5 बजे अर्जुन कपूर फीयू सुपरकार एसोसिएशन छोड़कर हैदराबाद टेक ग्रुप की ओर रवाना हुए। वे ईशा पटेल से मिलने वाले थे ताकि उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया जा सके। दूसरी ओर हैदराबाद टेक ग्रुप में ईशा पटेल वहां की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त थी। पिछला अध्यक्ष एक लापरवाह व्यक्ति था जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था और अपना समय व्यर्थ गंवा देता था। यही कारण था कि कभी मजबूत रहे हैदराबाद टेक ग्रुप में आंतरिक अव्यवस्था फैल गई थी। जैसे ही ईशा पटेल ने पदभार संभाला, वह पूरी तरह से काम में डूब गई। टोक टोक टोक। जब वह दस्तावेजों को देख रही थी तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अगले ही पल ईशा पटेल के कुछ कहने से पहले ही सामने खड़े कुछ लोग जबरदस्ती भीतर घुस आए, उनके सहायक की रोक-टोक को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। आज हमें हैदराबाद टेक ग्रुप से जवाब चाहिए। तुम लोगों ने हमें बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, अब भुगतान करने का समय आ गया है। एक युवक, जो समूह का अगुवा था, जोर से चिल्लाया। ये कौन है? ईशा पटेल ने कुछ आश्चर्य से पूछा।
उनके सहायक ने पास आकर धीरे से बताया, बॉस, यह विशाल वर्मा है, नानसुक कंपनी के मालिक। पहले हमारी कंपनी ने इनके साथ साझेदारी की थी और हम पर नानसुक कंपनी का 3 अरब का कर्ज है। नानसुक कंपनी? ईशा पटेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अभी वह नानसुक कंपनी से जुड़े दस्तावेजों का ही अध्ययन कर रही थी। हैदराबाद टेक ग्रुप और नानसुक कंपनी के बीच हुई इस साझेदारी में गंभीर समस्याएं थीं। ये पूरा सौदा हैदराबाद टेक ग्रुप के लिए पूरी तरह नुकसानदेह साबित हुआ था। सारा मुनाफा नानसुक कंपनी को हुआ था और हमारे ग्रुप को तो शायद कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा हो। ईशा पटेल को संदेह था कि नानसुक कंपनी ने हमारे ग्रुप के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर धोखाधड़ी की है और इस अवसर का फायदा उठाया है। वह भी इस मामले की तहकीकात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही नानसुक कंपनी के लोग पैसे वसूलने आ गए। विशाल वर्मा ने जब सुना कि हैदराबाद टेक ग्रुप का नया बॉस एक महिला है तो वह और भी अधिक ढीठ हो गया। पैसे वापस करो बॉस वर्मा, हमारी नानसुक कंपनी के साथ साझेदारी में गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए। ईशा पटेल ने शांत स्वर में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विशाल वर्मा ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कागज़ पर जो लिखा है वही मायने रखता है। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। आज ही 3 अरब का भुगतान करना होगा। ये सुनकर ईशा पटेल का चेहरा ठंडा पड़ गया। हालांकि हैदराबाद टेक ग्रुप की संपत्ति बहुत थी, लेकिन हाल ही में हुए आंतरिक संकट के कारण कंपनी के पास कार्यशील पूंजी केवल 3 अरब ही बची थी। अगर यह रकम विशाल वर्मा को दे दी जाए तो कंपनी का संचालन ठप हो जाएगा और दिवालिया होने की नौबत आ जाएगी। ईशा पटेल एक पल के लिए घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अगर हैदराबाद टेक ग्रुप ने आज पैसे नहीं चुकाए तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। विशाल वर्मा ने और भी ज्यादा धमकी भरे स्वर में कहा, मुझे आज ही 3 अरब मिलने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि विशाल वर्मा की आवाज़ पूरी होती, एक दमदार आवाज़ गूंजी। अध्याय 230। भाई, 3 अरब रुपये को तुम छोटी रकम कह रहे हो? ये तो पूरी हद से बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऐसी आलोचना सुनकर विशाल वर्मा ने व्यंग्य से पूछा, 3 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात करने वाला आखिर है कौन। विशाल वर्मा ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने अर्जुन कपूर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक अर्जुन को देखते ही ईशा पटेल ने अपना मुंह ढक लिया। वह बेहद उत्साहित थी। अर्जुन ने विशाल वर्मा को नज़रअंदाज किया और सीधे ईशा पटेल के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता उसे दे दिया। अर्जुन से फूल लेते ही जो पहले घबराई हुई थी, ईशा पटेल खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि जैसे पूरी दुनिया उसकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ गई हो। ईशा पटेल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। बाद में बात करेंगे, पहले इस आंखों की किरकिरी को हटाना है। ये कहते ही अर्जुन ने विशाल वर्मा की ओर देखा। आंखों की किरकिरी? अर्जुन के ऐसा कहने पर विशाल वर्मा को और भी गुस्सा आ गया। लड़के, क्या तुम कह रहे हो कि 3 अरब रुपये सिर्फ छोटी रकम है? क्या तुम हैदराबाद टेक ग्रुप के लिए 3 अरब रुपये देने वाले हो? अगर तुम्हारे पास सच में इतनी रकम है तो दिखाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम सबको अंदर करवा दूंगा। विशाल वर्मा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने बस एक बैंक कार्ड निकाला और शांति से कहा, इसमें 5 अरब रुपये हैं। अर्जुन के बैंक कार्ड को देखकर विशाल वर्मा चौंक गया। 5 अरब? इस आदमी के पास सच में 5 अरब रुपये की नकद पूंजी है। ये तो गजब है। अगर उसे ये भी पता होता कि अर्जुन के पास कुल 20 अरब रुपये की नकद पूंजी है तो शायद वह डर के मारे बेहोश ही हो जाता। जैसे ही विशाल वर्मा पैसे लेने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने उसे रोक दिया। तुम्हारी नानसुक कंपनी में हमारे रेयान ग्रुप का निवेश है। इससे पहले कि तुम हमारे पैसे लो, पहले रेयान ग्रुप का सारा निवेश हमें वापस करो। अर्जुन ने दबंग आवाज में कहा। क्या? विशाल वर्मा इस बात पर झेप गया। उनकी नानसुक कंपनी के सबसे बड़े निवेशक रेयान ग्रुप थे। अगर उन्होंने निवेश वापस ले लिया तो यह नानसुक कंपनी के लिए विनाशकारी साबित होगा। तुम आखिर हो कौन? अगर तुम कहते हो कि रेयान ग्रुप निवेश वापस लेगा तो क्या वह वापस ले लेगा? विशाल वर्मा ने कठोर स्वर में कहा। मैं रेयान ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यह फैसला कर सकता हूं या नहीं? अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या तुम रेयान ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हो? एक पल के लिए विशाल वर्मा स्तब्ध रह गया। ये तो बुरा हुआ। बड़े आदमी, लगता है बड़ी गलतफहमी हो गई। अब विशाल वर्मा डर गया था। मैंने अभी अभी बहुत घमंड दिखाया, लेकिन अब समझ में आ रहा है। कृपया नाराज मत होइए, मुझे सच में पैसों की जरूरत है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। एक पल में विशाल वर्मा का रुख 180 डिग्री बदल गया और वह चापलूसी करने लगा। अच्छा, तो अब तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम अब भी हमें जेल में डालने की धमकी दोगे? अर्जुन ने तीखे स्वर में पूछा। मिस्टर कपूर, मैं गलत था, सच में गलत था। कृपया निवेश मत निकालिए, हर चीज़ बातचीत से सुलझाए।
जा सकती है, विशाल वर्मा लगभग रोते हुए बोला और बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, जिस इंसान से तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं समझ गया, समझ गया। विशाल वर्मा ने सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बात करने से हल हो सकता है। इसके बाद विशाल वर्मा ईशा पटेल के पास गया और सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा। बॉस वर्मा, हमें आपकी कंपनी का पैसा चुकाना ही होगा। कर्ज चुकाना प्राकृतिक नियम है, लेकिन इस मामले में बहुत सारी बातें शामिल हैं। अगर आपको समय मिले तो मैं आपसे विस्तार में चर्चा करना चाहूंगी। ईशा पटेल ने गंभीर स्वर में कहा। उसे पैसे चुकाने ही थे, लेकिन उसे कुछ समय चाहिए था ताकि वह फंडिंग की व्यवस्था कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे यह जांच करनी थी कि कहीं विशाल वर्मा और उसकी कंपनी के कुछ लोग मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो असली समस्या ढूंढनी थी। अब जबकि उनकी असिस्टेंट दीपक मेहता और कुछ अन्य प्रबंधक मौजूद थे, ये पूछताछ करने का सही समय नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। विशाल वर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, पहले आप जाइए, मैं आपको समय पर संपर्क कर लूंगी और पैसा तैयार कर लूंगी। ईशा पटेल ने कहा। जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। विशाल वर्मा ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और जल्दी से वहां से चला गया ताकि फिर से अर्जुन को गुस्सा न दिला दे। तुम सब बाहर जाओ, ईशा पटेल ने आदेश दिया। हैदराबाद एक ग्रुप के अन्य लोग कार्यालय से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन और ईशा रह गए थे। अब जब वहां कोई और नहीं था तो ईशा उत्साह में अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन के मजबूत सीने से लगकर उसने धीमे से कहा, तुम्हारे होने से सब कुछ कितना अच्छा लगता है। अर्जुन उसे अपनी बाहों में लिए हुए उसके लिए लाया गया छोटा सा उपहार निकालने ही वाला था कि तभी नीचे से शोरगुल की आवाज़ आई, जिसने इस खूबसूरत माहौल को तोड़ दिया। क्या हो रहा था? अर्जुन और ईशा ने नीचे देखा और अर्जुन के चेहरे पर अचानक एक ठंडक छा गई।